नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेस्ट टीचर्स पर, जो कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। तो शुरुआत इतिहास के पन्नों से करते हैं। हमारे सामने दो बड़ी घटनाओं का जिक्र है। दोनों आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे से हजारों मील दूर हुई। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया, जिसे हम सब गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और इसके ठीक 3 साल बाद 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों का लक्ष्य भारत की बेहतरी था, पर रास्ते एकदम अलग थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि आजादी का मतलब भी हर किसी के लिए एक नहीं था। सही बात है। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो भारत से बाहर बसे भारतीयों ने शुरू किया था। उनका रास्ता साफ था, सशस्त्र विद्रोह, अंग्रेजों को पूरी तरह उखाड़ फेंकना। और वहीं होम रूल लीग भारत के अंदर चल रहा एक संवैधानिक आंदोलन था। वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही ज्यादा अधिकार यानी स्वशासन चाहते थे। तो ये क्रांति बनाम सुधार वाली बहस हो गई। एकदम। और ये बहस तो आज भी हमें राजनीति में अलग अलग रूपों में दिखती है ना? बिल्कुल। और इसी दौर में पहचान की लड़ाई एक और स्तर पर चल रही थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया, जो एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। हाँ, दुनिया को ये बताना कि भारत की अपनी एक पहचान है, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद 1911 में भारत में एक बिल्कुल ही उल्टा नजारा था। दिल्ली दरबार। हाँ, दिल्ली दरबार, जहां ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम पूरी शानो शौकत के साथ नई राजधानी दिल्ली की नींव रख रहे थे। क्या कमाल का विरोधाभास है। एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग भारत दिख रहे हैं। सही कहा। एक तरफ विदेश की धरती पर एक भारतीय महिला अपनी राष्ट्रीय पहचान का परचम लहरा रही है, जो ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती है। और दूसरी तरफ भारत में ब्रिटिश सम्राट अपनी ताकत का ऐसा भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं, मानो ये जता रहे हो कि उनका राज हमेशा रहेगा। तो दिल्ली दरबार सिर्फ एक समारोह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसके स्थायित्व का एक मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन था। अच्छा, अब आजादी के बाद के भारत की तरफ आते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत को कैसे संगठित किया जाए, और इसका एक जवाब भाषा में मिला। हाँ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना, पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और ये जो फैसला था ना, ये भारत के संघीय ढांचे के विकास में कह सकते हैं एक मील का पत्थर था। हाँ, इसने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया एक तरह से। बिल्कुल, पूरा राजनीतिक नक्शा। इसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि प्रशासनिक सीमाओं को लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। ये एक तरह से राष्ट्र के भीतर छोटी छोटी पहचानों को मान्यता देना था। बिल्कुल। और जब पहचान को मान्यता मिलती है तो अधिकारों की बात भी होती है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि इसी दौर में सामाजिक न्याय के लिए संस्थागत ढांचे बनाने की प्रक्रिया भी तेज हुई। बिल्कुल, जैसे 1953 में ही काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। फिर संविधान के तहत स्थायी आयोगों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो अनुच्छेद 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338A। हाँ। और फिर 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग भी बना। इन सब का मकसद यही था कि हाशिए पर मौजूद समुदायों को सुरक्षा और अधिकार दिए जाएं। हाँ, ये संवैधानिक इरादा तो बहुत मजबूत था। ये आयोग सिर्फ सलाहकार समितियां नहीं है, इनके पास नागरिक अदालतों जैसी शक्तियां हैं। जी। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। लेकिन यहाँ एक और परत है। क्या? इन आयोगों का बनना एक बात है और इनकी सिफारिशों का जमीन पर लागू होना दूसरी। सही बात है। तो एक तरफ संवैधानिक इरादा है और दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा। ये संघर्ष तो आज भी जारी है। और महिला आयोग की बात करते हुए एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि इसके पहले पुरुष सदस्य आलोक रावत थे। अच्छा। हाँ, ये इस बात को मजबूत करता है कि लैंगिक समानता की लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि सबकी है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि ये मुद्दे किसी एक लिंग के नहीं बल्कि पूरे समाज के हैं। तो भारत में हमने देखा कि कैसे भाषा और पहचान ने देश के अंदरूनी सीमाओं को फिर से खींचा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इंसान ने इंजीनियरिंग से पूरी दुनिया की सीमाओं और दूरियों को बदल दिया। मैं समझ गया आप किन की बात कर रही हैं। नहरें। हाँ,
मैं बात कर रही हूँ उन दो नहरों की जिन्होंने दुनिया को छोटा कर दिया, पनामा और स्वेज। आपने बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये वैश्विक व्यापार और भू राजनीति की जीवन रेखाएं हैं। इनके बनने से पहले सोचिए, एक जहाज को यूरोप से एशिया आने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था। हजारों किलोमीटर का सफर। स्वेज नहर ने उस दूरी को एकदम से कम कर दिया। वैसे ही पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों को दक्षिण अमेरिका के खतरनाक चक्कर से बचा लिया। तो इन पर जिसका नियंत्रण होता है, उसका वैश्विक व्यापार की नब्ज पर हाथ होता है। बिल्कुल। इसीलिए ये हमेशा से बड़ी शक्तियों के बीच तनाव का कारण भी रही हैं। भूगोल की बात चल रही है तो मौसम को कैसे भूल सकते हैं। एक ही प्राकृतिक घटना है, समुद्र पर बनने वाला भयानक तूफान। लेकिन दुनिया उसे कितने अलग अलग नामों से जानती है। फिलीपींस में बैग्यो, अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। सोचिए कितना मजेदार है, एक ही आफत, लेकिन कोई उसे विली विली जैसा चुलबुला नाम दे रहा है तो कोई हरिकेन जैसा डरावना। ये दिखाता है कि इंसान हर चीज को अपनी कहानी, अपनी संस्कृति का हिस्सा बना ही लेता है, चाहे वो एक विनाशकारी तूफान ही क्यों ना हो। सही कहा, घटना वैज्ञानिक है पर नाम सांस्कृतिक है। और यही बात घास के मैदानों पर भी लागू होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रेरीज हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। ये नाम सिर्फ भूगोल की किताबों के लिए नहीं है, ये उन क्षेत्रों की पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला जनजातियों का है। पिग्मी जनजाति कॉन्गो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में और एनू जापान में, ये सब सही है। लेकिन किर्गिज जनजाति सूडान में नहीं बल्कि मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी विविध है। और ये भी कि हर जनजाति का अपने भूगोल से कितना गहरा रिश्ता होता है। उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली, सब कुछ हजारों सालों में उस खास माहौल के हिसाब से ढलता है। सही बात है। आप एक किर्गिज को सूडान के रेगिस्तान में नहीं सोच सकते और ना ही एक पिग्मी को मध्य एशिया के पहाड़ों में। भूगोल और संस्कृति के इसी रिश्ते से अब कला की दुनिया में आते हैं। चलिए, जब हम सितार की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, पंडित रविशंकर। बिल्कुल। उन्होंने जो किया वो सिर्फ सितार बजाना नहीं था, उन्होंने पश्चिम के सबसे बड़े रॉक बैंड द बीटल्स के साथ मिलकर भारतीय संगीत को एक ग्लोबल स्टेज दे दिया। ये एक सांस्कृतिक धमाका था। सोचिए 1960 के दशक में जब पश्चिम में रॉक एंड रोल का तूफान आया हुआ था, तब जॉर्ज हैरिसन जैसे सुपरस्टार एक भारतीय गुरु के चरणों में बैठकर सितार सीख रहे थे। कमाल की बात है ये। इसने सिर्फ सितार को लोकप्रिय नहीं बनाया, इसने पश्चिम को भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संगीत की आत्मा से परिचित कराया। वो दो संगीत की दुनियाओं के बीच एक पुल बन गए। तो ये सिर्फ एक जुगलबंदी नहीं थी। नहीं, ये दो संस्कृतियों का संवाद था। और उनके सम्मान को लेकर भी एक आम कंफ्यूजन रहता है ना। हाँ, भारत रत्न को लेकर। उन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था, न कि 1989 में। पद्म विभूषण तो उन्हें बहुत पहले 1967 में ही मिल गया था। बिल्कुल। वैसे भारतीय संगीत की दुनिया सिर्फ कुछ बड़े नामों तक सीमित नहीं है। सही बात है। हमारे श्रोकों में R.K. बीजापुरे जो हारमोनियम बजाते थे और तोताराम शर्मा जो पखावज के कलाकार थे, उनका भी जिक्र है। ये वो नाम है जो शायद मुख्य धारा में उतने चर्चित ना हो, लेकिन इन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा है और भारतीय संगीत की विशाल परंपरा को आगे बढ़ाया है। संगीत की तरह ही भारत की भाषाई विविधता भी हैरान करने वाली है। जैसे एरावाला, कादिर, मुदुगर, ये तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्रीय भाषाओं का भी एक खजाना है। सबसे पुरानी तमिल है, जिसे 2004 में ये दर्जा मिला। आज कुल 11 भाषाएं इस सूची में हैं। और हर भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया होती है। उसका अपना साहित्य, इतिहास और दुनिया को देखने का नजरिया होता है। साहित्य की बात आई तो दलाई लामा का जिक्र भी है। उनकी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल, यानी निर्वासन में स्वतंत्रता, शीर्षक में कितना गहरा विरोधाभास और दर्शन छिपा है। बिल्कुल। दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वे करुणा और शांति के वैश्विक प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वो अपने घर से दूर रहने के दर्द और राजनीतिक संघर्ष के भी प्रतीक हैं। सही कहा। उनकी किताबें जैसे द बुक ऑफ जॉय या द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किसी महल में बैठकर नहीं लिखी गई, बल्कि एक शरणार्थी के जीवन के अनुभवों से निकली हैं। इसीलिए उनकी बातों में इतनी गहराई और प्रामाणिकता है। दर्शन की इन ऊंचाइयों से अब उतरकर कुछ बहुत ही व्यवहारिक और रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं, जो हमारी जिंदगी को चलाती हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था। हाँ,
बैंकिंग में एक शब्द हम सब सुनते हैं, ओवरड्राफ्ट। इसका सीधा साधा मतलब है कम समय के लिए बैंक से उधार लेने की सुविधा, भले ही आपके खाते में पैसे ना हो। तकनीकी भाषा में इसे अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा कहते हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये व्यापार की दुनिया का पहिया घुमाने में बहुत मदद करता है। सोचिए, एक छोटे व्यापारी को अचानक माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके खाते में कल आएंगे। ओवरड्राफ्ट उसे आज वो सौदा करने की सहूलियत देता है। ये कैश फ्लो की छोटी मोटी समस्याओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को गति देता है। और अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा एक बहुत मशहूर कथन है प्रोफेसर वॉकर का, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। मनी इज व्हाट मनी डज। हाँ, ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि पैसा, चाहे वो कागज का नोट हो, सोने का सिक्का हो या आपके फोन में दिखने वाला एक नंबर, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, उसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि उसकी कीमत है। ये एक सामाजिक समझौता है। मतलब ये भरोसे पर चलता है? बिल्कुल। जब तक कोई चीज विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और धन के संचय का काम करती है, तब तक वो मुद्रा है। जिस दिन हम उस पर भरोसा करना बंद कर दें, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। क्या बात है। अब विज्ञान की दुनिया में आते हैं। यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल है जो अक्सर स्कूलों में फंसा देता है। कौन सा? ऐसी कौन सी चीज है जिसने भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन एक साथ होते हैं? और जवाब है मोमबत्ती का जलना। हाँ, क्या ये वाकई दोनों का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये एक शानदार उदाहरण है क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम गर्मी से पिघलता है। ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पिघला हुआ मोम अगर ठंडा हो जाए तो वो वापस ठोस मोम बन जाएगा। उसका रूप बदला, गुण नहीं। ठीक है। लेकिन उसी समय मोमबत्ती की बत्ती जल रही होती है और पिघला हुआ मोम वाष्प बनकर लौ में जलता है। इस जलने से गर्मी, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं बनता है। और ये रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है। आप धुएं और राख से वापस मोम नहीं बना सकते। ये तो बहुत ही साफ हो गया। और ऐसे ही विज्ञान हमारे खाने की मेज पर भी मौजूद है। हाँ। टमाटर का रंग लाल क्यों है? पिकनिक का। लाइकोपीन की वजह से। गाजर नारंगी क्यों है? कैरोटीन की वजह से। और दूध सफेद क्यों है? केसीन नाम के प्रोटीन की वजह से। और मजे की बात यह है कि प्रकृति ने इन रंगों को सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाया। तो फिर? ये पिगमेंट और प्रोटीन अक्सर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जैसे लाइकोपीन एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। ये प्रकृति का तरीका है हमें बताने का कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है। अरे वाह। और अंत में विज्ञान का एक और पहलू है जो डर से जुड़ा है। फोबिया। जैसे कि रेबीज का एक प्रमुख लक्षण है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। हाँ, और ये बहुत दुखद है। इसमें असल में मरीज को प्यास तो लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है, उसके गले की मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होती है। ओहो। इस दर्द की वजह से उसे पानी के ख्याल से ही डरने लगता है। ये बीमारी का एक बहुत ही क्रूर लक्षण है। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया? भारत की आजादी के लिए अमेरिका में बने प्लान से लेकर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों तक, और दलाई लामा के दर्शन से लेकर मोमबत्ती के जलने के विज्ञान तक। ये चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं होता। सही कहा। जब हम पंडित रविशंकर और बीटल्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ संगीत नहीं बल्कि वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के इतिहास की भी बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इन कनेक्शंस को समझना ही असल में जानना है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी जुड़ाव को खोजने की एक कोशिश थी। हमने देखा कि कैसे सीमाएं और पहचान की धारणा हर चीज को प्रभावित करती है, चाहे वो देश की राजनीतिक सीमाएं हों, महाद्वीपों को जोड़ने वाली नहरें हों, या फिर विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच की महीन रेखा। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? आज हमने उन आयोगों की बात की जो सामाजिक समानता के लिए बनाए गए थे। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला आयोग समानताएं हैं। जैसे कोई डिजिटल दुनिया में पीछे छूट रहा है, कोई जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, कोई मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन नई चुनौतियों के लिए हमें समानता और न्याय के नए ढांचों और नए विचारों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।